हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 के जो मेंबर्स हैं उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करके रखा है, जैसे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, देन उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स। ऐसे कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, उनकी जनरल रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ के रखी है, बराबर है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले अबाउट द एलोट्रॉपी। ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के जो मेंबर्स हैं, क्या ये हमें एलोट्रॉपी दिखाते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को समझना है। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 के मेंबर्स में शायद एलोट्रॉपी नहीं है, या फिर है भी तो अभी तक स्टडी नहीं हुई है। एलोट्रॉपी होता क्या है? एलोट्रॉपी का मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट ये बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इन मोर देन टू और मोर ऐसे भी कह सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट इन 2 or more different physical form. The existence of a chemical element in 2 or more different physical forms, उसे हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी, राइट। एंड रही बात पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म में कंफ्यूज नहीं होना। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ मतलब फॉर्म, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म ये हम लोग सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब कंपाउंड्स के ऊपर। एलोट्रॉपी केमिकल एलिमेंट के ऊपर, मीन्स सिंपली एलिमेंट के ऊपर, एंड पॉलीमॉर्फिज्म किसके ऊपर? कंपाउंड्स के ऊपर लागू होता है। तो इन दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन 2 or more different crystalline form। देखिए, सॉलिड तो वो भी है, केमिकल एलिमेंट भी सॉलिड है, लेकिन जो क्रिस्टलाइज होने का तरीका होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा अलग अलग आप लोगों को मिलता है। तो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स आप लोगों को एलोट्रॉपी दिखाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स की बात करें तो ऑक्सीजन होता है पहला, देन सल्फर होता है, देन सेलेनियम होता है, देन टेलुरियम होता है, एंड फाइनली क्या होता है? पोलोनियम होता है। तो एलोट्रॉपी का मीनिंग क्या है? तो इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट इन मोर देन 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट। नाउ अगर हम लोग ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है, ये देखिए, ये आपको 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, एक ओजोन और एक नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 2 अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द एलोट्रॉप्स। सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पहला जो सल्फर होता है वो होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक, या फिर इसे हम लोग कहते हैं अल्फा। दूसरा जो सल्फर होता है इसे हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक को हम लोग दूसरा नाम देते हैं बीटा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने अल्फा और बीटा सल्फर के बीच का डिफरेंस रखा है, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सल्फर ऐसा भी होता है गैमा टाइप का, जिसे प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मिल्क ऑफ सल्फर, ये भी सल्फर का एक फॉर्म होता है। एंड जितने भी स्किन से रिलेटेड ऑइंटमेंट होते हैं, ना ऑइंटमेंट मतलब मलम, उन सब में जो सल्फर यूज़ करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ सल्फर, राइट। कुछ कुछ जगह तो ये अरोम्बिक भी यूज़ करते हैं। नाउ सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक और फॉर्म में मिलता है, दैट इज कोलाइडल सल्फर, इस फॉर्म में भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे सल्फर के फॉर्म्स हैं और हमारे सिलेबस में ये 2 की स्टडी दी है, दैट इज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर करेंगे हम लोग। गाइस, सल्फर हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली फॉर द स्किन, राइट। पर्टिकुलरली फॉर द स्किन सल्फर का बॉडी में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड रही बात एक जनरल नॉलेज की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सब ने कॉलीफ्लावर्स देखे होंगे। कॉलीफ्लावर्स देखो अच्छा वाइट कलर होता है, लेकिन सर कभी कभी येलोइशनेस आ जाता है ना। हाँ, तो वो जो येलोइशनेस होता है वो होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ द सल्फर। वहाँ पर सल्फर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। सर मीन्स कॉलीफ्लावर की बात करें तो इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ द सल्फर, यस वी कैन से दैट। नाउ सेलेनियम की बात अगर करें तो सेलेनियम भी 2 टाइप में अपीयर होता है। अगर हम लोग सेलेनियम का एक फॉर्म देखते हैं तो एक फॉर्म होता है दैट इज रेड मोनोक्लिनिक टाइप का, ये होता है रेड मोनोक्लिनिक,
एंड दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रे मेटालिक। क्या कहते हैं? ग्रे मेटालिक। रही बात टेलुरियम की, तो टेलुरियम की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो टेलुरियम भी आप लोगों को दो फॉर्म में मिलता है, जिसमें से एक टेलुरियम होता है क्रिस्टलाइन, तो दूसरा होता है एमार्फस। क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमार्फस होता है। एंड अगर आप लोग फाइनल एलिमेंट को देखते हैं पोलोनियम, तो पोलोनियम भी आपको एलोट्रोपी देता है, राइट। ये दो फॉर्म में अपीयर होता है, एक होता है अल्फा और एक क्या होता है? बीटा। एंड पोलोनियम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों कैसे हैं? मेटालिक होते हैं। तो एलोट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? सिंपली ऐसे कहेगा कि डिफाइन एलोट्रोपी और व्हाट इज एलोट्रोपी एंड एक्सप्लेन द एलोट्रोपी ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग ये एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि एलोट्रोपी क्या है ये बताइए एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द सल्फर, तो हम लोगों को दो सल्फर की एलोट्रोपी को डिस्टिंग्विश करके देना है। देखते हैं उनका कहना क्या है। सल्फर के बारे में मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में ये अपीयर हो सकता है। रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक सल्फर को हम लोग दूसरा एक और नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक। ये भी नाम होता है प्रिज्मेटिक है, हमारे टेक्स्ट बुक में अभी है नहीं वो नाम। देन प्लास्टिक सल्फर, जिसे हम लोग गैमा भी कहते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलाइडल सल्फर। इसके अलावा सल्फर को जब आप लोग हीट करते हैं, जब स्टडी की जाती है हायर टेम्परेचर पे, तो कुछ अलग वेरिएंट्स आप लोगों को और भी मिलते हैं सल्फर के। अब रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में अगर हमें डिस्टिंग्विश करके दो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स देने चाहिए? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो दोनों के 3-3, 4-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाते हैं। देखिए, रोम्बिक सल्फर इज नथिंग बट द अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को हम लोग कहते हैं बीटा सल्फर। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, पहला कलर। नाउ रोम्बिक सल्फर का कलर देखते हैं तो पेल येलो लिखा है मैंने एंड मोनोक्लिनिक का लिखा है ब्राइट येलो सॉलिड। सर इन दोनों में फ़र्क क्या? पेल येलो मतलब फेंट येलो, लाइट येलो, राइट। सेकेंड, शेप। अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑर्थोरोम्बिक मैनर में क्रिस्टलाइज होते हैं एंड इसके जो क्रिस्टल्स हैं ये निडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स है, ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है। देखिए, हम लोगों ने एलोट्रोपी में क्या कहा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ये दोनों सॉलिड तो है लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का तरीका देखिए, इसमें ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें कैसे होते हैं? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन एंड इसका है 393 केल्विन। सोलुबिलिटी, ये देखिए पहला और दूसरा पॉइंट आप लोग बहुत इजीली दे सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। इस पॉइंट को दीजिए, इस पॉइंट को दीजिए, इस पॉइंट को दीजिए, कोई भी 4-5 पॉइंट याद रखिए, बहुत होता है। सोलुबिलिटी अगर देखें तो जो अल्फा सल्फर है इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड अगर बीटा सल्फर की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में ही सोलुबल है। स्टेबिलिटी, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क का हिडन क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये जो सल्फर है अल्फा सल्फर, ये स्टेबल होता है बिलो 369 केल्विन। सर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? इससे ज़्यादा हुआ तो अल्फा सल्फर बीटा में कन्वर्ट होगा। देखिए, मोनोक्लिनिक सल्फर इट इज स्टेबल अबोव द टेम्परेचर ऑफ 369 केल्विन। मतलब ये कि 369 केल्विन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? इस टेम्परेचर को आप लोग कहते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। 369 के नीचे है तो सल्फर का फॉर्म कौन सा है? अल्फा। उससे ज़्यादा हो गया तो कौन सा रहेगा? बीटा रहेगा। है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो कितना है? 369 केल्विन का है। देन स्ट्रक्चर, नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है वो से मैंने लिखा है S8 मॉलिक्यूल। S8 मॉलिक्यूल मतलब क्या? सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है S8, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली बीटा सल्फर का भी वही लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने पुक्कड़ रिंग। अब ये पुक्कड़ रिंग क्या होती है? पुक्कड़ मतलब हॉलो रिंग के समान है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। कैसे होता है? S8 मॉलिक्यूल कैसे दिखता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। S8 मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा सा
समवॉट आप लोगों को क्राउन शेप के समान दिखता है। देखिए क्राउन शेप कैसे बनेगा है। ये सल्फर के एटम्स है, ठीक है। नाउ क्राउन शेप दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्राउन शेप। ये क्राउन शेप है। इसमें अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 204 पिकोमीटर का, एंड बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये होता है 107 डिग्री का। सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों को कभी कभी ऐसा सल्फर भी मिलता है साइक्लोS6। देखिए यहाँ पर 6 सल्फर है, एंड ये जो 6 सल्फर है, ये 6 सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है ना। ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जब गेन करता है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं चेयर शेप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये चेयर के समान दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज चेयर शेप। और ये जो है ये S6 मॉलिक्यूल है, दोनों में फ़र्क है। ये थोड़ा सी ड्राइंग में गड़बड़ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग इसे समझ सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये देखिए अब चेयर के समान दिख रहा है, ठीक है। देन प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इन्हें कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो रोल ऑफ सल्फर है, अब रोल ऑफ सल्फर मतलब क्या, कोई भी सल्फर का मटेरियल आपके पास होगा उसे कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करिए, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करके उसे इवापोरेट कर दीजिए, सॉल्वेंट इवापोरेट होगा, बचेगा क्या, अल्फा सल्फर। लेकिन अगर आप लोगों को बीटा सल्फर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो रोम्बिक सल्फर है, सपोज करिए ये एक कोई डिश है, मैं इसके अंदर रोम्बिक सल्फर को डाल दूंगा, अल्फा सल्फर। इस अल्फा सल्फर को हम लोग मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करने के बाद जब इसे आप लोग कूल करते हो तो ऊपर में एक लेयर बन जाती है, कड़क वाली लेयर। इसके अंदर में होता है लिक्विड सल्फर है। ये जो लेयर है इसे हम लोग पंचर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नीडल। यहाँ से अगर मैंने इसे पंचर कर दिया और इस मटेरियल को मैंने बाहर पोर कर दिया, लिक्विड है, तो जैसे जैसे वो क्रिस्टलाइज होता है, जैसे जैसे वो ठंडा होगा वैसे वैसे सॉलिडिफाई होगा। तो जैसे जैसे वो क्रिस्टलाइज होता है वो नीडल शेप गेन कर लेता है, शाइनी क्रिस्टल्स के समान। इसलिए तो मैंने कहा था कि बीटा सल्फर का एक और नाम होता है प्रिज्मेटिक सल्फर, बराबर है। तो हम लोग इसे इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एंड ये हो गया अल्फा एंड बीटा सल्फर के बीच का डिस्टिंग्विश। गाइस अब एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग सल्फर की स्टडी करते हैं तो कई बार सल्फर इस स्टेट में भी आता है एट अ हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 1000 केल्विन के आसपास। 1000 केल्विन के आसपास सल्फर के वेपर्स मिलेंगे, उसमें ये मॉलिक्यूल होता है, एंड ये जो मॉलिक्यूल आप लोगों को मिलता है ये मिलता है पैरामैग्नेटिक। कैसे मिलता है, पैरामैग्नेटिक। एंड इसका कलर अगर देखें तो ये होता है चेरी रेड कलर का, चेरी रेड। तो एक मार्क का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि S2 मॉलिक्यूल कैसा है, तो S2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक वही तरीका यहाँ पर भी लागू होता है। क्यों, क्योंकि जो ये टाइप के ऑर्बिटल होते हैं इसे हम लोग कहते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पढ़ा होगा कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड होते हैं, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पहले पढ़ेंगे, एंड देन पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स एंड 17 के मेंबर्स की ये खासियत होती है कि वो ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। अब सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की अगर बात करते हैं तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे जो होते हैं वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में आप लोगों को स्टेबल मिलते हैं, या फिर उनके सॉल्ट्स के फॉर्म में अगर देखा जाए, उनके सॉल्ट्स अगर बनाए तभी वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज अनस्टेबल होते हैं। तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, इसमें से कुछ ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस। देखिए अब सल्फ्यूरस की स्पेलिंग अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकती है, कहीं बुक में ऐसा भी हो सकता है। सल्फ्यूरस एसिड सबसे पहला, सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO3 एंड सल्फ्यूरस एसिड।
अब हमें इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि इस एसिड का स्ट्रक्चर क्या है ये बता के दीजिए, राइट, ये बना के दीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर पूछ सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। तो सल्फर के बारे में एक चीज़ याद रखिए, सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता है? 6 बॉन्ड, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। एंड 6 बॉन्ड के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये जितने भी हम लोग ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे उसमें ये हाइड्रोजन कभी भी सल्फर के साथ जुड़ा नहीं होता, ये हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर और 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है। इनके स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं? ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। ये टेट्राहेड्रल मैनर में अगर आप लोग अरेंज करते हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है, यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है। देखिए अब आप लोगों को दिखता है कि H2SO3 बन गया। इसे आप लोग ऐसे भी लिखकर अगर दिखाते हैं तो कोई भी आप लोगों को रॉन्ग देते हुए नहीं मिलेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286 बराबर है। इसमें से देखिए बॉन्डिंग में 1 2 3 4 यूज हो गए, मतलब एक लोन पेयर है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करिए, राइट, या फिर लोन पेयर है तो ड्रॉ करके दिखाइए और ये इसमें रख दीजिए, कोई भी आप लोगों को रॉन्ग नहीं देगा। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को अगर हम लोग देखते हैं, क्या आपको पता है? आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ा था तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलते हैं ये पढ़ा था। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग अननोन मानते हैं तो ये देखिए X+, ये क्या है? ऑक्सीजन का -2 होता है, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2, तो ये क्या है? -6 है, +2 है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। एंड टोटल कितना है यहाँ पे? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x - 6 + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, किसका? सल्फर का। एंड इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? तो टेट्राहेड्रल मैनर में ये अरेंज आप लोगों को दिखता है ना। तो ये लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट करिए, या फिर सिंपली रिप्रेजेंट करके रखिए, या फिर इसे ऊपर रखिए और इसे इस साइड में रख दीजिए, ऑक्सीजन के बॉन्ड को, चलेगा ऐसे। नाउ दूसरा जो एसिड है, दूसरा एसिड द किंग ऑफ केमिकल, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी सल्फर के एसिड्स में आखिरी में एक एसिड लगेगा, ऐसी एसिड लगेगा, तो समझ लेना कि उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग। नाउ H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, मतलब सर 2 ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा होगा ऐसा। अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, हाँ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर। यहाँ कोई भी लोन पेयर दिख रही है क्या? नहीं। इसे ऐसे अरेंज करिए, या फिर आप लोग इसे टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करके दिखा सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं देगा। अब देखिए, जब एक सल्फर है तो आप लोग डायरेक्टली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 1 प्लस 4 × -2, तो ये क्या हो जाएगा? -8। तो x इज इक्वल टू कितना है? तो x इज इक्वल टू +6 आया। समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने? आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के रखा है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एसिड पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S2O7। इसे एक और नाम दिया जाता है गाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम। इसे क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। एंड अब पायरो का मीनिंग कैसे याद रखोगे? पायरो, पायरो का मतलब होता है ऐसी केस जहां पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर एंड सल्फर, ये थ्रू द ऑक्सीजन जुड़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो 2 सल्फर है उनके बीच में क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा ना। इसमें अगर ऐसी कंडीशन है सर, तो क्या हम लोग इसे ऐसा नहीं बनाते? बिल्कुल बना सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो सर 2 OH के साथ ये लीजिए। अब कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं? 4, 3 बिजी हो गए, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, हो गए 4। ठीक है, इस तरीके से बनाइए, या फिर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं
ये सल्फर के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पर 2 सल्फर, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से, एंड ये OH। अब यहाँ 2 सल्फर डायरेक्ट नहीं जुड़े, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये 2 + 2x कर देता हूँ, एक सल्फर का x तो 2 का क्या 2x, माइनस कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू फिर से +6 आएगा। मैंने कहा था कि जब एक एसिड लगता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता है, +6 आ सकता है, यहाँ पर आ रहा है। अब चौथे एसिड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है गाइस, वो होता है H2SO5 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। ये एक मार्क का क्वेश्चन होता है कि कैरोज एसिड क्या है, तो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कैरोज एसिड कहते हैं। सर हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, लेकिन परऑक्सी मोनो का मतलब क्या हो गया? परऑक्सी, ये जो नाम है, इससे एक चीज़ समझ लेंगे कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? परऑक्साइड लिंकेज। एंड परऑक्साइड लिंकेज मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एंड परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज कितना होता है गाइस? -1 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, इसमें परऑक्साइड लिंकेज आनी चाहिए, तो परऑक्साइड लिंकेज बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये बन गई परऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पर सल्फर रख देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग OH को ज्वाइन करके दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सर अभी 2 ऑक्सीजन बचे, हाँ, ये लीजिए एक, और ये हो गया दूसरा। नाउ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2 का, लेकिन इसका कितना है? -1 का। तो यहाँ पर जब आप लोग अरेंजमेंट बनाएंगे तो 2 + x माइनस ये -1 -2 -4 -6 -8 इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है गाइज? तो x इज इक्वल टू आएगा +6, राइट। ये है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इससे आप लोग कहते हो कैरोज एसिड। देन नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट एसिड का, जिससे हम लोग कहते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखते हैं तो ये होता है H2S2O8, ठीक है। एंड ये जो एसिड होता है गाइस, इसका एक दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। ये एक मार्क का क्वेश्चन बन गया कि मार्शल एसिड क्या है, तो सर H2S2O8 ये मार्शल एसिड हो गया, या फिर परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये मार्शल एसिड हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के 2 ग्रुप आपस में जुड़े हैं। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक 2 सल्फ्यूरिक, डाइसल्फ्यूरिक हो गया, किसके थ्रू जुड़े हैं? परऑक्सी के थ्रू। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का एक यूनिट अगर आप लोग देखते हो तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं था क्या? यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगाता हूँ है, अब दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दीजिए, ये देखिए दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, लेकिन किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। ये आगे परऑक्साइड लिंकेज, इसे टेट्राहेड्रल मैनर में आप लोग शो करके दिखा सकते हो ना। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इन ऑक्सीजन का? -1, ये -2 वाले हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो 2 + 2x माइनस 2x क्यों? 2 सल्फर के लिए, और 2 सल्फर डायरेक्ट जुड़े क्या? नहीं। जब 2 सल्फर डायरेक्ट जुड़े हैं तो 2 में से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, अलग होता है। देखते हैं ये कितना आ रहा है माइनस, तो ये 3 और ये 3 6, -12 एंड -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू फिर से 12, x इज इक्वल टू कितना आएगा? +6 आएगा। यहाँ पर भी लागू हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एसिड अगर आता है नाम में तो क्या रहेगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। नाउ गाइस, ये जो ऑक्सो एसिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ऑक्सो एसिड्स में हम लोगों को एक और एसिड के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज कॉल्ड एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O3। अब देखिए, थायो, ये जैसे ही नाम आप लोगों को मिलेगा समझ लेना कि एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ जुड़ा होगा ऐसे। तो एक सल्फर को दूसरे सल्फर के साथ मैं जोड़ के रख देता हूँ यहाँ पर, एंड ये एक एसिड की कैटेगरी में है, करिए अरेंज। देखिए 6 बॉन्ड हुए क्या? नहीं। कितने हो गए? 5, ये हो गए 6।
इस साइड में OH लगाता हूँ, इस साइड में OH लगाता हूँ, क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा है, ये लीजिए। अब इसमें ये जो सल्फर है ये नॉर्मल वैलेंसी में ना, क्योंकि नॉर्मल वैलेंसी सल्फर की 2 है, देख लीजिए H2S में इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे होता है। तो ये -2 है, ये -2 है, ये -2, ये -2 है। मतलब आप लोगों को इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए गएगा तो 2, ये हो गया 2, ये ट्वाइस एक्स माइनस कितना आ गया 8, दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू फिर से +6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सल्फर। अब पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। गाइस हैलोजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैलोजन्स भी बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, बट इनमें से सिर्फ 4 ही ऑक्सो एसिड्स हैं जो हम लोग इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। बाकी के ऑक्सो एसिड्स बनते तो हैं, लेकिन वो होते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल, या फिर उनका अगर कोई सॉल्ट है तो। जैसे अगर प्योर फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमें ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं, तो एक मिलता है HOF, जिसे हम लोग नाम देते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड देते हैं। इसके अलावा HClO4, जिसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो HiO3, जिसे हम लोग नाम देते हैं आयोडिक एसिड का। एंड एक होता है H2IO6, जिसे कहा जाता है मेटा पीरियोडिक एसिड। तो ये जो 4 एसिड्स हैं इन्हें प्रॉपर फॉर्म में आइसोलेट करके देखा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बाकी के भी बनते हैं लेकिन बाकी के ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। कौन कौन से होते हैं एसिड्स, ये हम लोग देखते हैं एक टेबुलर मैनर में। मैं टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ इसे। पहला कॉलम रखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्योंकि अलग अलग हैलो एसिड्स में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम जेनरिक नेम विथ फॉर्मूला, जेनरिक नेम, एंड फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन। देन उसके बाद ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, देन ऑक्सो एसिड ऑफ ब्रोमीन, एंड फाइनली ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन, ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन। सबके ऑक्सो एसिड्स होते हैं। इसमें एक चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना है कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन इसका एक ही ऑक्सो एसिड होता है, क्योंकि बाकी केसेस में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो सकता। बाकी की जो हैलोजन्स है ये अलग अलग ऑक्सो एसिड्स आप लोगों को बनाते हुए मिलते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1, +3, +5 एंड +7 में ये ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इनके फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है इस टाइप का, HOX टाइप का। इनका जेनेरिक नाम होता है हाइपोहैलस। क्या नाम होता है? हाइपोहैलस एसिड। मतलब फ्लोरीन रहेगा तो आप कहोगे हाइपोफ्लोरस, क्लोरीन रहेगा तो हाइपोक्लोरस, एंड ब्रोमीन रहेगा तो हाइपोब्रोमस, एंड आयोडीन अगर रहेगा तो हाइपोआयोडस एसिड। देन दूसरा टाइप होता है HOXO। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो HXO2, जिसे हम लोग कहते हैं हैलस। इट इज कॉल्ड एज हैलस एसिड, एंड हैलस एसिड इनका जनरल नाम होता है। देन होता है HOXO2, जिसे आप लोग HXO3 कह सकते हो। इसे हम लोग जानते हैं बाय द जेनरिक नेम हैलिक एसिड। देन होता है HOXO3 और यू कैन से HXO4, जिसे हम लोग कहते हैं परहैलिक एसिड। क्या कहते हैं? परहैलिक एसिड। अब कौन कौन से मिल सकते हैं? तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन एक ही होता है। ये बाकी के एसिड बिल्कुल भी नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, इसमें अगर हम लोग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ये सारे के सारे बनाते हैं। इसे आप लोग क्या कहेंगे? हाइपोक्लोरस। इसे क्या कहेंगे? हाइपोब्रोमस एसिड। इसे क्या कहोगे? हाइपोआयोडस एसिड हम लोग इसे कहेंगे। देन अगर हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं गाइस, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें यहाँ पर एसिड बहुत स्टेबल मिलता है, HOClO।
या फिर HClO2। इसका नाम अगर देखें तो इसे आप लोग कहते हो क्लोरस एसिड। ब्रोमस एसिड एंड आयोडस एसिड ये अनस्टेबल होते हैं, राइट। इन्हें आइसोलेट करना इतना इजी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो फ्लोरीन को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों हैलोजन एसिड बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पर बनेगा HOClO2 और HClO3। क्या नाम बनाओगे? हैलिक एसिड के हिसाब से क्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्या बनेगा? HOBrO2 और फॉर्मूला देंगे आप लोग HBrO3। क्या कहेंगे इसे? ब्रोमिक एसिड। देन उसके बाद आयोडीन के लिए तो HOiO2 और क्या बनेगा? HiO3, जिसका नाम थोड़ी देर पहले आपने देखा है आयोडिक एसिड होता है। देन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करते हो तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एसिड बनाते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला? तो HOClO3 और आप कह सकते हो HClO4 बनेगा। ब्रोमीन के लिए HOBrO3 और आप लोग इसका फॉर्मूला देंगे HBrO4 और ये बनेगा HOiO3, जिसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? HiO4, जिसे आप लोग पर आयोडिक एसिड के नाम से जानते हो। तो ये अलग अलग एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, अलग अलग हैलोजन्स बना सकते हैं। गाइस अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन चारों टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हुए आप लोगों को दिखता है। आपको पता है HOCl, आप लोगों ने इसका नाम क्या दिया था? हाइपोक्लोरस एसिड दिया हुआ है। आप लोगों ने दूसरा एसिड भी देखा HOClO, इसे आप लोगों ने नाम देना था क्लोरस एसिड। ठीक है, देन इसके अलावा आप लोगों ने देखा है HOClO2, जिसे आप लोगों ने क्लोरिक एसिड भी कहा था। एंड फाइनली HOClO3, जिसे हम लोग कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। मैंने यहाँ पर ऐसे फॉर्मूले लिखे, HClO4 नहीं लिखा, HClO3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो इसके स्ट्रक्चर बनाने में आपको आसानी हो इसलिए। गाइस अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में याद रखिए, स्ट्रक्चर बना लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग HOCl की बात करते हैं एंड HClO4 की बात करते हैं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ K। मतलब क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो Ka HOCl के लिए जो होता है वो होता है 3.5 × 10⁻⁸ होता है, विच इज़ वेरी लेस। लेकिन अगर हम लोग HClO4 के लिए देखें तो ये होता है ग्रेटर देन 1। सोचिए तो ये कैसा हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। किसमें? इन चारों में। ठीक है, अब इन चारों के स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ। HOCl, सबसे पहले हम लोग HOCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। गाइस HOCl का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब आप लोग जरा बॉन्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको अगर पता है कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बनते हैं तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। इसका एक ज बॉन्ड बना मतलब इसके ऊपर कितने लोन पेयर रहेंगे? 3। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसा मिलेगा। देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खैर आपने अगर लोन पेयर नहीं भी दिए तब भी इट इज़ अंडरस्टूड कि इनके स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। देन ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर। दूसरे एसिड की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या लिखा है हमने? क्लोरस एसिड। यहाँ पर स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। देखिए दिस इज कॉल्ड एज क्लोरस एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की नॉर्मल, एक ऑक्सीजन बढ़ गया और ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है? 2। किसके साथ बॉन्ड है? क्लोरीन के साथ, तो डबल बॉन्ड ही रहेगा। नेक्स्ट एसिड है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO3 है, मतलब HOClO2 मीन्स व्हाट? सर क्लोरीन को 2 ऑक्सीजन के साथ जोड़ के देना है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ अगर जोड़ेंगे तो एक के साथ तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। हाँ,
दूसरे के साथ भी डबल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया क्लोरिक एसिड का। अब आप लोग सोचिए, मैं ये काम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। सोचिए जरा, इसके लोन पेयर कम नहीं हुए क्या? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो एक बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 3 लोन पेयर रहते हैं। जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बन गया, ये एक, तो इसका स्ट्रक्चर देखे तो इतना तो कॉमन चीज सब में है। लेकिन यहाँ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप लोग सोचिए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास कितनी लोन पेयर बची होंगी? 2 हो गए, 2 यूज। फिर 2 ऑक्सीजन आएंगे तो ये 2 यूज होंगे, तीसरा ऑक्सीजन आएगा तो ये भी यूज होंगे। आप लोगों को ये आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए। आखिरी वाला जो एसिड है वो है परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या? तो सर अब क्लोरीन के 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। देखिए क्लोरीन के 7 बॉन्ड बन गए भैया, इसलिए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो इसका भी आप लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ये हो जाएगा परक्लोरिक एसिड। एंड इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। एंड ये चीज़ भी याद रखेंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप आओगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।